जयपुर निवासी सभी साथियों को आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महामानव पेरियार रामास्वामी उनके 142वें जन्मदिन के अवसर पर हमारे बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के कार्यकर हमें उनके जीवन के महान कार्यों के बारे में हमें अवगत कराएंगे। आज के वक्तागण हैं महिला कार्यकर हंसाबेन आर पटेल बामसेफ एवं डिशन भंडारी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ। उनकी आज तबीयत भी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो अपना वक्तव्य देंगे। और हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर पटेल, उन सभी वक्तागणों का मैं स्वागत करता हूं एवं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा ये अनुरोध है आपसे कि आप अपना कीमती समय निकालकर इनको सुने और जानकारी ले और हमारे दबे कुचले शोषित लोग जो आज गुलाम हैं उनको गुलामी से मुक्त करने में सहयोग करें। तो हमारे पहले वक्तागण होंगे हंसाबेन आर पटेल जो महिला कार्यकर है, राष्ट्रीय महिला कार्यकर है बामसेफ। उनको मैं विनती करूंगा कि यहाँ पे आए और अपनी बात रखें। मेरे भारत देश के सभी मूल निवासी साथियों को मेरा जय मूल निवासी। आज रामास्वामी पेरियर का जन्मदिन है। रामास्वामी पेरियर का जन्म 17 सितंबर 1879 में मद्रास प्रांत के इरोडो नामक विशाल कस्बे में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। रामास्वामी पेरियर का पिता का नाम वेंकट नायकर थे, माता का नाम चिन्नत तायम्मल थी। रामास्वामी पेरियर के माता पिता व्यापारी बनने से पहले पत्थर की जोड़ाई करने का काम में मजदूरी करने का काम करते थे। इरोडू नगर में अब इस परिवार की समृद्धि ने उसको समाज की दृष्टि में प्रतिष्ठित बना दिया था। किंतु इससे क्या होता है, कोई कितना भी संपन्न क्यों न हो, कितना भी धन क्यों न कमा ले, यदि वह ब्राह्मण जातियों में जन्मा है, यदि वह शूद्र है या अति शूद्र है, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसे कभी सम्मान नहीं दे सकती, उसे कभी समान व्यवहार नहीं दे सकती। शिवाजी एक वीर पुरुष थे, छत्रपति साहू एक समाज परायण राजपुरुष थे, किंतु वे ब्राह्मणों की दृष्टि में शूद्र ही थे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उनको ब्राह्मणों से ऊंचा बनने की तो बात छोड़िए, उनको समान आसन पर बैठने तक का अधिकार नहीं था। घर पर पूजा पाठ कराने वाले तथा पुरोहिती प्रपंच द्वारा अपना उदर पोषण करने वाले ब्राह्मणों ने किसी भी अब्राह्मण युग पुरुष को भी नहीं छोड़ा। छत्रपति शिवाजी, संत तुकाराम, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जननायक बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू महाराज एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रांतिनिष्ठ महामानव ब्राह्मणों की दृष्टि में शूद्र अथवा अति शूद्र थे। तब फिर वेंकट नायकर गडरिया के परिवार को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहाँ क्षमा कर सकती थी। रामास्वामी अपने बाल्यकाल से ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा प्रचलित कर्मकांडों, पूजा पाठों और इनके माध्यम से अब्राह्मण जनता के शोषण का घोर विरोधी था। यही कारण था कि एक गडरिया नायकर परिवार का बालक तमिलनाडु ही नहीं किंतु संपूर्ण देश का पेरियार महापुरुष सिद्ध हुआ। पेरियार ने सामाजिक क्रांति का लक्ष्य इसलिए
निर्धारित किया कि भारत की शोषित पीड़ित जनता को सामाजिक समता के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए तथा उसे जातिगत अवमानना एवं अनाचार से मुक्त कराया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति अतिशय पुष्कर थी, किंतु रामास्वामी पेरियार का संकल्प भी अपराजय था। सामाजिक क्रांति के इस अजय योद्धा को उसके संकल्प से विरत करना नितानंद असंभव था। क्रांति के बीच जब कर्म की कठोर धरती को चीरकर बाहर आने का प्रयत्न करते हैं तो वे अंकुर अंकुर में प्रस्फुटित होकर नव पादप में परिणत हो जाते हैं तथा अपने फूलों फलों और शीतल छाया से मनुष्य के प्रताप मानस को मुक्त मानस बना देते हैं। रामास्वामी पेरियार ने न पिता की सुनी, न परिवार की, न समाज से डरे और न भगवान से। सबको नकारा, सबको फटकारा। गंदी मलिन बस्तियां रामास्वामी के लिए पूज्य बन गई थी और वहां रहने वाले निर्धन, शोषित नर कंकाल उनके पूज्य सम्मानित बन गए थे। परिवार की ममता निर्ममता में परिणत हो गई, किंतु रामास्वामी पेरियार का दृढ़ व्रत तस्य मस नहीं हुआ। विरोधों का पानी क्रांति की आग को बुझाने के बजाय उसे अधिक उग्रता के साथ भड़काने में ही सहायक हुआ। जब तक समाज में छुआछूत का जातिगत भेदभाव, अनाचार एवं दुर्व्यवहार चले, तब तक रामास्वामी के लिए क्या पढ़ना और क्या लिखना। ऐसे अविचार के वातावरण में क्या प्यार और क्या परिवार। इस वर्ण व्यवस्था के भयंकर पिचास को जब तक पूरी तरह कुचल न दिया जाए, तब तक रामास्वामी की व्यग्रता और आतुरता का शमन कहाँ संभव था। रामास्वामी पेरियार की जीवन संगिनी का नाम नागम्मई था। सन 1898 में दोनों का विवाह हुआ। उसी समय रामास्वामी की उम्र 19 साल और नागम्मई की उम्र 13 साल की थी। नागम्मई ब्राह्मण देवी देवताओं को ज्यादा मानती थी। दोनों की मान्यताओं में स्वाभाविक विरोध था, फिर भी नागम्मई ने कभी यह नहीं लगने दिया कि उसका मतभेद है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। विवाह के 2 वर्षों बाद उनके एक बेटी पैदा हुई। 5 महीने की होकर वह चल बसी और फिर दोनों का कोई संतान न हुई, लेकिन उम्र भर दोनों का लगाव कम न हुआ और वे एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहे। केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी नागम्मई ने अपने पति का पूरा सहयोग दिया। रामास्वामी पेरियार को लगने लगा कि दुनिया के विचारों को बदलकर वे क्या करेंगी। यदि वे अपनी पत्नी का ही विचार नहीं बदल सके, क्या अच्छा हो कि वे दुनिया के सामने धार्मिक कट्टरता का मखौल उड़ाने के पहले अपनी पत्नी के विचारों को ही बदल कर दिखाए। रामास्वामी के पिताजी वेंकट नायकर जी परिपूर्ण जीवन जीकर सन 1911 में चल बसे। पारिवारिक विरोधों से रामास्वामी इतने आहत हुए कि निराशा के घोर अंधकार में डूबने लगे। घर उनको कारागार लगने लगा। इसी समय उन्होंने घर छोड़ने की ठान ली। एक दिन चुपचाप बिना किसी से कुछ बताए घर से निकल गए। वे घर के किसी सदस्य के सामने झुकना भी नहीं चाहते थे। जैसे एक दिन गौतम अपने घर से निकले थे, वैसे ही रामास्वामी भी निकल गए। घर वालों को तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। स्वयं उनको भी मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। बहुत दिनों तक घूमते रहे। धीरे धीरे सारे पैसे समाप्त हो गए। तब साधुओं और सन्यासियों के साथ लग गए और कलकत्ता, बनारस, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका आदि घूमते रहे। बनारस में तो वे सन्यासी अवधूत बन गए थे। जहाँ जहाँ भी गए वहाँ के जीवन को बहुत करीब से देखा। वाराणसी के तीर्थ स्थलों में पाखंडियों और ठगों के कार्यकालों को देखकर उनका हृदय चीख उठा। ईश्वर, पुनर्जन्म और नरक का भय दिखाकर वे जनता को खूब लूटते थे। मथुरा के मंदिरों में विधवाओं द्वारा वेश्यावृत्ति इत्यादि देखकर तो रामास्वामी शर्म से गड़ गए। उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। उन्होंने बुद्ध वचन तो पहले ही पढ़े थे, अब उनका अर्थ भी
समझने लगे। इसलिए उन्होंने संन्यास त्याग कर अपने घर की राह ली और जिंदगी भर सामाजिक संघर्ष एवं राजनीतिक संघर्ष करते रहने के बाद दक्षिण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पेरियार ईवी रामास्वामी 95 वर्ष की आयु में सन 1973 में दिवंगत हो गए। उनकी दूसरी जीवन संगिनी ने पेरियार के बाद नेतृत्व संभाला, किंतु 5 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तब इतना कठोर और विशाल दायित्व वीरामणि ने ही संभाला। साथियों, मैंने ये पढ़ के सुनाया क्योंकि हमको इतिहास ही जानने को दिया नहीं था और महिलाओं के लिए जो समान भागीदारी दी है, हमारे जो बंधारण में दी है, वो बंधारण की जवाबदारी बचाने के लिए हमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो संविधान हम नहीं बचा सकेंगे तो हमारा भविष्य तो बन गया है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य अब हमारे नजरों के सामने डूब रहा है। इसलिए इसको बचाने के लिए हमें महिलाओं को हमारा इतिहास जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और इसी इतिहास के जानकर और पढ़ने के बाद ही हम हमारे बच्चों को गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हंसाबेन आर पटेल का। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी हमारे अगले वक्तागण होंगे माननीय डिशांत भंडारी जी, जो बहुत ही अनुभवी कार्यकर है। वो हमारे सामने उनकी बात रखेंगे। साथियों, जय मूल निवासी, हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो रामास्वामी पेरियार जी का जो 142वीं जो जन्म जयंती मना रहे हैं, तो हमारे रामास्वामी पेरियार जी ने उन्होंने जो काम किया था और उन्होंने जो बात बताई थी, वो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, रामास्वामी पेरियार ने एक बहुत उचित उदाहरण देकर हमें समझाया था कि आप अगर रास्ते से जा रहे हो किसी जंगल से और वहाँ पर आपको एक कोबरा सांप मिल जाए और एक तरफ ब्राह्मण मिल जाए और दोनों साथ में जहाँ पर मिल जाए, तो आपको कोबरा सांप को छोड़ देना चाहिए और ब्राह्मण को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये कोबरा जो सांप है वो 2 से 4 व्यक्ति को डंक मार सकता है, लेकिन ये जो ब्राह्मण है वो लाखों लोगों को मानसिक गुलाम बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सांप को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, उनका दूसरा शब्द भी था कि कोई भी मूर्ख अपने आप को आस्तिक कहता है। ईश्वर का सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आस्तिक बनने के लिए बहुत साहस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और उसके बाद उसे विश्वास करना चाहिए, फिर उसके तर्क विवेक बुद्धि का तर्क कर फिर उसे मानना चाहिए। उन्होंने इसीलिए कहा था, और ये संभव उसी के लिए है, ये शब्द जिनके पास विवेक और तर्क करने की बुद्धि है, उसी के लिए ये शब्द है। साथियों, जो आज उन्होंने दूसरी बात भी कही थी कि जब बच्चा छोटा होता है और जब चलना सीखता है, तब चलते वक्त वो गिर जाता है, फिर वही बच्चा उठ जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ऐसे गिरकर सीखना, गिरकर उठना, उसी से वो चलना सीख जाता है। तो साथियों, हमें भी
हमें भी ये विवेक बुद्धि का तर्क कर कर हमें भी संकोचित नहीं करना चाहिए और हमें भी विवेक बुद्धि का तर्क करना सीखना चाहिए। साथियों, आज भी तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो उन्होंने रामास्वामी पेरियार ने बहुत मुसीबत का मुकाबला करके उन्होंने ये काम किया था, इसलिए आज भी दक्षिण भारत में कांग्रेस और बीजेपी का नाम मात्र है, बाकी वहां पर जीरो बराबर है। ये रामास्वामी पेरियार जी की देन है साथियों। और वहां पर ओबीसी का भी जो रिजर्वेशन 70% के आसपास है, ये भी एक रामास्वामी पेरियार जी की देन है साथियों। मैं SC/ST को तो मैं कहता ही हूँ, लेकिन ओबीसी को मैं ये खास कर कहना चाहता हूँ कि ये रामास्वामी पेरियार जी ने जो हमें ये उदाहरण तरीके से इतनी बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बताई थी, उनके ऊपर से हमें सीखना चाहिए और बात लेनी चाहिए। और ऐसी बात जो हमारे महापुरुषों की जो बात है, ऐसी बात हमारे जैसे ये जो संगठन है, बामसेफ है, राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ है, ऐसे बहुत सारे अन्य मूल्यवासी संगठन है जो हमें हमारे महापुरुषों की बात बताते हैं और हमें दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसकी पहचान कराते हैं। तो आप लोगों को दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है वो जानने के लिए ऐसे संगठनों की बात सुननी चाहिए और विवेक बुद्धि में तर्क करके उसे तोलनी चाहिए, फिर उसे माननी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और उनका जो संदेश है वो मैं टूक में बताना चाहता हूँ। और साथियों, दूसरी बात वर्तमान की जो बताऊं, आज जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है, जो नरेंद्र मोदी जो है, उनकी भी आज जन्मदिन जो है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि देश बदल रहा है। साथियों, बात तो सही है, देश बदल रहा है, क्योंकि भारत राष्ट्र को निजीकरण में जोड़कर तब्दील करके हिंदुस्तान बना रहा है। साथियों, देश तो बदल रहा है ना। देश के नौजवान को पकौड़ा बेचने के लिए कह रहा है साथियों, ये एक मजाक उड़ा रहा है, ये देश बदल रहा है साथियों। फिर आज इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने बेरोजगार दिन मनाया, फिर भी हमें टीवी पर कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है साथियों। इस भारत देश की मीडिया भी जो है वो हमें नहीं बता रही है, यानी कि देश बदल रहा है साथियों। हमारे आज जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो SC/ST का तो हो ही रहा है, लेकिन ओबीसी का जो कर्मचारी से जो निकाला जा रहा है, वो सबसे ज्यादा ओबीसी का नुकसान हो रहा है, वो एक निकाल जा रहा है। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि देश बदल रहा है साथियों। फिर निकालते हैं और ओबीसी को भी निकाल रहे हैं, तो ये देश बदल रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खास करके ओबीसी से सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं कि साथियों, हमें इस देश के अंदर जो हमारे महापुरुषों की विचार हमें लेनी चाहिए और हमें सबको देनी चाहिए और उसको हमें मानना चाहिए और हमें इसी बात को हमें आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि साथियों, हमारे महापुरुषों ने बहुत ही मुसीबतों से हमें यहाँ तक लाया गया है, फिर भी हम उनको नहीं जानेंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे तो साथियों, आने वाली हमारी पीढ़ी हमें नहीं छोड़ने वाली है और हमें नहीं मानेंगे। तो साथियों, हमें हमारे नौजवान बच्चे से मैं खास कहना चाहता हूँ और ओबीसी से मैं खास कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमें हमारे ऐसी महापुरुषों की विचार लेनी चाहिए और इस मंच को तन मन धन से हमें साथ और सहयोग करना चाहिए। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। खूब खूब धन्यवाद डिसन भंडारी जी का, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी हमारे अगले वक्ता है माननीय RR पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। वो अभी विस्तार से बात रखेंगे माननीय पेरियार जी के
जीवन के बारे में। तो माननीय आर पटेल को मैं विनती करता हूँ कि आप यहाँ आए और अपनी बात रखें। आज 17 सितंबर 2020 हमारे महामानव रामास्वामी पेरियर जी का 142वें जन्म जयंती के मौके पर मैं सभी भारत के मूल निवासियों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के लोगों को भी मैं अभिनंदन देता हूं। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और बामसेफ के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को भी मैं सम्मान करता हूं। आज रामास्वामी पेरियर जैसी महान हस्ती को मैं सत नमन करता हूं जन्मदिन के मौके पर। साथियों, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार रामास्वामी पेरियर शूद्र थे। ब्राह्मणों का व्यवहार शूद्र के प्रति अमानवीय था तथा अछूतों के साथ भी जानवर से बढ़कर व्यवहार करते थे, आज भी कर रहे हैं। रामास्वामी पेरियर का अछूत बच्चों के साथ खेलना, रामास्वामी पेरियर का अछूत बच्चों के साथ खेलना, साथ में खाना पीना और घर ले आना भी उन्हें पसंद नहीं था। किसको? रामास्वामी पेरियर का पिताजी को पसंद नहीं था। पेरियर चाहते थे जो बहुत संपन्न, पेरियर का पिता बच्चे को आने वाले समय में बहुत बड़ा बना देना चाहते थे, जो बहुत संपन्न और प्रसिद्ध हो। रामास्वामी पेरियर का जो पिताजी की इच्छा थी कि मेरा लड़का रामास्वामी पेरियर जी बहुत बड़े होद्दे पर संपन्न और प्रसिद्ध हो भविष्य में। वे स्वयं शुभाशुत के शिकार थे, लेकिन उसका उन्हें आभास नहीं था। पेरियर में नेतृत्व की चारित्रिक विभूति प्रभुत्व रूप में विद्यमान थी। सन 1931 में रामास्वामी पेरियर सोवियत संघ, यूरोप, जर्मन, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड की विदेश यात्राओं पर निकल गए। विदेशों से सन 1932 में वापस आने के बाद उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर करारी चोट की और उसने कहा, समस्त मानव एक समान है, इसलिए उनका शोषण करना मानवता के विरुद्ध है। पेरियर ने यह भी कहा, आप ऐसे धर्मशास्त्रों को मान्यता न दे, आप ऐसे धर्मशास्त्रों को मान्यता न दे जो मानव को शूद्र व अछूत की उपाधि से, जो मानव को शूद्र व अछूत की उपाधि से कलंकित करते हो। ऐसे साहित्य एवं पुराणों को भी मान्यता न दे जो ढंग पाखंडों की पुष्टि करते हो। विवेक द्वारा ऐसे मानस गुणों की स्तुति करे जो मानव कल्याण एवं प्रगति में सहायक सिद्ध हो। यही संदेश महान पेरियर का था। पेरियर साहब ने यह भी कहा कि मनोवादियों ने शूद्र एवं अछूत समाज में जन्मे महान पुरुषों को कभी अंगीकार नहीं किया। वह तो उनकी छाया से भी कोसों दूर रहे। ब्राह्मणों द्वारा शूद्र या अछूत समाज पर दिव्य अवतारवाद
स्वर्ग नरक, भाग्य भगवान, पुनर्जन्म जैसे धार्मिक आडंबर थोप कर अनाचार किए। जो लोग मनुवादियों द्वारा स्थापित धर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन में कभी स्वतंत्र प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए रामास्वामी पेरियर जी ने कहा था, हमें अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के बचाव के लिए भेदभाव रहित समाज की स्थापना की कामना करनी चाहिए। मनु के षड्यंत्र ने समाज के विशिष्ट वर्ग बहुजन समाज को हमेशा के लिए शूद्र व अशुद्ध बनाया। आर्यों द्वारा प्रतिष्ठित धर्म ने हमें दास बनाया। साथियों, जब रामास्वामी पेरियर ने वर्ष 1925 में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के कांचीपुरम अधिवेशन में अपनी पुरानी आरक्षण की मांग उठाई, यहां पर आयोजित अधिवेशन में सवर्णों ने रामास्वामी पेरियर पर ईंट पत्थर फेंककर हमला किया। परिणाम स्वरूप रामास्वामी पेरियर ने कांग्रेस तथा संबंधित सभी सवर्ण संगठनों से त्याग पत्र दे दिया था। रामास्वामी पेरियर जी सन 1920 में कांग्रेस का मेंबर बना था, लेकिन जब दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात कही, शोषित पीड़ितों की भागीदारी की बात कही, तो सन 1925 में कांचीपुरम अधिवेशन में ब्राह्मणवादियों ने ईंट पत्थरों से रामास्वामी पेरियर पर हमला कर दिया था। इससे दुखी होकर कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। यह भी एक प्रमाणित इतिहास है। साथियों, गांधी जी के साथ जो टकराव होता है, इस टकराव के बारे में ये बात मैं आपके सामने संक्षिप्त में टू द पॉइंट रखता हूं। गांधी जी ने एक तरफ मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था, दूसरी तरफ पेरियर रामास्वामी ने, जो तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जब एक हॉस्टल में गए तो वहां ब्राह्मण लोगों का खाना पकाने के लिए हलवाई अलग और अब्राह्मण में परिवार ने अलग और अब्राह्मण लोगों का खाना पकाने के लिए हलवाई अलग, तो उसके विरोध में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी पैसे से हॉस्टल में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं रख सकते हो। अगर अलग खाना बनाना हो, अच्छा खाना बनाना हो, तो खानगी हॉस्टल में ये काम करो, लेकिन सरकारी पैसे से तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो। यह आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन। साथियों, जब ये बात गांधी जी को मालूम पड़ा तो गांधी जी ने दिल्ली से चेतावनी देते हुए कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन नहीं हो सकता, इसे खत्म कर दो। ये गांधी जी ने पेरियार को चेतावनी दी थी। रामास्वामी पेरियर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा, मगर आंदोलन खत्म नहीं करूंगा, और मैं ऐसी प्रतिज्ञा करूंगा कि कांग्रेस ही तमिलनाडु से खत्म हो जाए। आज क्या परिस्थिति है? अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो कभी करुणानिधि को पास तो कभी जयललिता के पास जाना पड़ता है। करुणानिधि जयललिता अभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस दक्षिण भारत में आज नाम मात्र रह गया है। उसी समय रामास्वामी पेरियर ने कहा था कि गांधी जी इस तरह से काम करते रहेंगे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणों कैसी आ जाएगी। सन 1925 में रामास्वामी पेरियर ने गांधी जी को कहा कि तुम जातिवाद व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखकर, एक बंद रखकर ऐसा काम करते रहेंगे तो अंग्रेज जाने के बाद इस देश में
डेमोक्रेसी की जगह, लोकतंत्र की जगह, डेमोक्रेसी की जगह ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र की जगह ब्राह्मण तंत्र आएगा। और ये बात 100%, 100% सही पड़ा। साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जब संसद का चुनाव हुआ तो पंडित नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को टिकट दी और करीबन 52% ब्राह्मण चुनकर संसद में आए। तो साथियों, जब रामास्वामी पेरियर जी ने सन 1925 में गांधी जी को ठपका दिया था और कहा था कि जो गांधी जी आप ऐसा ही करते रहेंगे तो डेमोक्रेसी की जगह ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, ये बात सही पड़ी और 52% पार्लियामेंट में चुनकर ब्राह्मण आए और ब्राह्मणोक्रेसी आ गई। जब पहला राष्ट्र प्रमुख बना देश का राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने वाराणसी में जाकर 200 ब्राह्मणों को पैर धोए और पैर धोकर एक गिलास पानी पी गया और उन्होंने ब्राह्मण राज के लिए आशीर्वाद लिया। इस ब्राह्मणोक्रेसी में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, सन 1925 में पेरियर रामास्वामी जी ने त्यागपत्र देकर अपना आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय देश में पिछड़े वर्ग, ओबीसी की जातियों का अपना अलग और स्वतंत्र आंदोलन उभर रहा था। गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता उस आंदोलन को दबाने के लिए, साथियों, देश में पिछड़े वर्ग ओबीसी जातियों का अपना अलग और स्वतंत्र आंदोलन उभर रहा था। गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता उस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इन प्रयासों के तहत गांधी जी रामास्वामी पेरियर साहब को मिलने के लिए मद्रास गए। मद्रास को आज चेन्नई कह रहे देश। रामास्वामी पेरियर साहब को मिलने के लिए मद्रास गए, लेकिन पेरियर को मनाने में गांधी जी को सफलता नहीं मिली। किंतु शेष सभी पिछड़े वर्ग के आंदोलनकारियों को, जैसा कि महाराष्ट्र में अपने आप को फूले का अनुयायी मानने वाले और फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज चलाने वाले पिछड़े वर्ग के कुणबी मराठा नेता तथा उत्तर भारत में कुछ नेताओं को, चाहे त्रिवेणी संगम हो, चाहे चौरसिया का संगठन हो, कांग्रेस में शामिल करने में गांधी को सफलता मिल गई थी। सन 1925 में गांधी जी रामास्वामी पेरियर से मिलकर संवाद किया। वह संवाद इस प्रकार का है। जब गांधी जी 1925 में चेन्नई में, मद्रास में रामास्वामी पेरियर जी को मिलने के लिए गया तो वहां संवाद हुआ, आमने सामने। गांधी जी ने रामास्वामी पेरियर को कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि सभी लोगों ने आज यह बात मान ली है कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता नहीं है? ये सवाल गांधी जी ने पेरियर के सामने रखा था। पेरियर जी ने जवाब दिया, तात्विक दृष्टि से किसी विचार को मानना एक अलग बात है। तात्विक दृष्टि से किसी विचार को मानना एक अलग बात है और उसे आचरण में लागू करना दूसरी बात है। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई सुधार लाना असंभव है। इसलिए हिंदू धर्म में कोई सुधार लाना असंभव है। गांधी जी ने फिर दूसरा सवाल किया, मैं यह बात अपने आचरण से सिद्ध कर सकता हूं। मैं यह बात अपने आचरण से सिद्ध कर सकता हूं। क्या आप नहीं जानते हैं कि
4-5 वर्षों में व्यवहार में अनेक बदलाव हुए हैं। पेरियार ने जवाब दिया, मैं यह समझ सकता हूं कि कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन नहीं है। वास्तविक परिवर्तन नहीं है। आपके द्वारा सूचित सुधारों को स्वीकार करने का लोग दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, क्योंकि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति है और आपने उनको शब्दों को विश्वसनीय मान लिया है। गांधी जी फिर सवाल करते हैं। पेरियार जी के सामने गांधी जी हंसते हुए, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? साथियों, इतनी गंभीर बात करते करते गांधी जी हंसते हुए सवाल करते हैं, तो समझ लेना कि गंभीर बातों को हंसकर सवाल करना ये गद्दारी है। ऐसे लोगों पर विश्वास करना विश्वासघात है। हंसते हुए आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? गांधी जी ने पेरियार के सामने सवाल किया, हंसते हुए आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? रामास्वामी पेरियार जी ने जवाब दिया, मैं सभी आर्य ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। गांधी जी ने फिर सवाल किया, आपका मतलब सभी ब्राह्मणों से है? पेरियार जी ने कहा, हाँ, सही कहा आपने। सभी ब्राह्मण, वह भी जो आपके साथ है। सभी ब्राह्मण और आपके साथ है वो भी विश्वास पात्र नहीं है। ये बात रामास्वामी पेरियार जी ने बहुत विश्वास के साथ गांधी जी को जवाब दिया था। गांधी जी ने फिर सवाल किया, ऐसी स्थिति में क्या आपको किसी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं है? पेरियार जी ने जवाब दिया, मैं किसी ब्राह्मण पर विश्वास नहीं कर सकता। गांधी जी ने फिर सवाल किया, क्या आपका राजगोपालाचारी पर भी विश्वास नहीं है? राजगोपालाचारी पर भी विश्वास नहीं है। राजगोपालाचारी के बारे में आपको जानते हैं होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो गांधी जी ने सवाल किया, क्या आपका राजगोपालाचारी पर भी विश्वास नहीं? तो पेरियार जी ने जवाब दिया, वह भले और ईमानदार व्यक्ति है, वे निस्वार्थी और सौ त्यागी है। यद्यपि बाद में राजगोपालाचारी भी अन्य कांग्रेसी आर्य ब्राह्मणों की तरह पेरियार के सुधारों के खुले विरोधी हो गए थे। पेरियार के सुधारों के खुले विरोधी हो गए थे। अपने समुदाय की सेवा करते समय इनमें सारे गुण दिखाई देते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों गैर ब्राह्मणों के उत्थान की जिम्मेदारी उन पर आसानी से नहीं सौंप सकता। ये रामास्वामी पेरियार ने बहुत गंभीरता से गांधी जी को जवाब दिया था। गांधी जी ने फिर सवाल किया, यह बात मेरे लिए आश्चर्यजनक है, आपके विचारों में एक भी ईमानदार नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा? यह बात मेरे लिए आश्चर्यजनक है और आपके विचारों में एक भी ब्राह्मण ईमानदार नहीं है। पेरियार जी ने जवाब दिया, शायद कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं हुई। गांधी जी फिर सवाल किया, कृपया ऐसी बात न करे। मैं एक ब्राह्मण को जानता हूं। मैं उसे पूर्ण रूप से भला ब्राह्मण मानता हूं। वह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में साथियों आपको मालूम होना चाहिए। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से सन 1916 में भारत वकील के ड्रेस में पैंट सूट पहनकर आया था, तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले को मिले थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि अगर भारत में
आजादी चाहते हो तो पूरे भारत का भ्रमण करो, 3 साल तक भ्रमण करो और कौन लोग आपको मदद कर सकते हैं। गांधी जी ने ऐसा ही किया, 3 साल पूरे भारत में भ्रमण किया और देखा कि जिसके बदन पर कपड़े नहीं, शरीर में लहू नहीं, ऐसे वफादार लोग ही मदद कर सकते हैं। ऐसा देखकर गांधी जी ने कपड़ा उतार दिया, लंगोट पहन लिया। हम और हमारे भोले भाले लोगों ने मान लिया कि यही हमारा एक भगवान का अवतार सामने आ गया है। यही गोपाल कृष्ण की बात कही। माननीय पेरियार जी ने कहा, वाह क्या बात है, आपके जैसे महापुरुषों को अभी तक केवल एक ही भला ब्राह्मण मिल सका है, तो मेरे जैसे पापियों की तो बात ही छोड़, मेरे जैसे पापियों की बात ही छोड़ दीजिए, मुझसे कैसे कोई भला ब्राह्मण मिल सकता है। गांधी जी हंसते हुए कहा, यह दुनिया हमेशा बुद्धिजीवियों के प्रभाव में रहेगी। गांधी जी ने क्या सवाल किया कि यह हंसते हुए, यह दुनिया हमेशा बुद्धिजीवियों के प्रभाव में रहेगी, ब्राह्मण शिक्षित है और सदैव प्रभावशाली रहेंगे। इसके लिए उनको दोष देने की जरूरत नहीं है, दूसरों को भी उनके स्थान पर अपना चाहिए, दूसरों को भी उनके स्थान पर आना चाहिए। साथियों, रामास्वामी पेरियार जी ने इतना अच्छा और सटीक जवाब दिया था गांधी जी को। ये सुनना चाहिए कि हिंदू धर्म अन्य धर्मों से एक पहलू में अलग है, एक पहलू में अलग है। इस धर्म में सभी ब्राह्मण शिक्षित है, सभी ब्राह्मण शिक्षित है और उन्हीं लोगों से बुद्धिजीवी वर्ग बनता है। ब्राह्मण वर्ग में ही बुद्धिजीवी वर्ग बनता है। से सभी लोगों में 90% लोग अशिक्षित और भोले भाले हैं। समाज में यदि ऐसे किसी धर्म का अनुसरण होता है जहां केवल एक ही वर्ण ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण कर सकता है और प्रभावशाली है, हमें ऐसा धर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह धर्म दूसरे वर्णों शूद्र एवं अति शूद्र के लोगों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए भी मेरा यह प्रतिपादन है कि हिंदू धर्म बहुत बुरा धर्म है और इसे खत्म कर देना चाहिए। ये रामास्वामी पेरियार जी का जवाब था गांधी जी के सामने, और गांधी जी विफल रहे। साथियों, इसलिए रामास्वामी पेरियार जी ने कहा था, मूल निवासी समाज को संदेश दिया था कि मैं आप लोगों से केवल यह प्रश्न कर रहा हूं कि आप लोग ब्राह्मणों को कब तक यह दान दक्षिणा भेंट करते रहेंगे। रामास्वामी पेरियार जी ने मूल निवासी अर्थात ओबीसी को प्रश्न कर रहा हूं कि आप लोग ब्राह्मणों को कब तक यह दान दक्षिणा भेंट करते रहेंगे और तक यह मानते रहेंगे कि यह भेंटें आपके मृत पूर्वजों को मिल जाएगी। हमारे सभी उत्सवों में उदाहरण विवाह, गृह प्रवेश, दाह संस्कार में ब्राह्मण ही पुरोहित तथा आचार्य बनता है। क्या अपनी बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए और मूर्खतापूर्ण कृत्यों से मुक्त होना चाहिए? मैं तो यहां तक कहता हूं कि धर्म बहुसंख्यकों को पतन की ओर ले जाता है और अल्पसंख्यक लोगों द्वारा शोषण को प्रोत्साहित करता है। इसलिए हमें धर्म से ही मुक्त होना चाहिए। साथियों, इसी आधार पर हमें भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच बनाया है। हमारे समाज में हमारा ही संस्कार होगा। हमारे समाज में चाहे शादी हो, चाहे घर प्रवेश हो, चाहे कोई भी संस्कार हो, ये विधि विधान हमारे लोग ही करेंगे। इसीलिए भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच हमने बनाया है। ये रामास्वामी
पेरियार की प्रेरणा से उसको संदेश को आगे ले जाने के लिए, समाज को मुक्त करने के लिए बनाया था। बाबा साहेब ने भी ये कहा था कि इंडिया नीड्स कल्चर रेवोल्यूशन। भारत में सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। इसीलिए साथियों, जब पूरी जिंदगी वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म करने के लिए हमारे माननीय महापुरुष रामास्वामी पेरे जी ने जिंदगी लगाई थी, वैसा बाबा साहेब ने भी कहा था कि चाहे जिधर भी देखो जाति का भूत आपके विकास के रास्ते में, चाहे जिधर भी देखे जाति का भूत आपके रास्ते में रोड़ा बनकर आएगा, आपके विकास के रास्ते में रोड़ा बनकर आएगा। आज जब तक इस भूत को समाप्त नहीं कर देते, तब तक आप न तो राजनीति में सुधार ला सकते हैं और न ही आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। इसीलिए हमें राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ मजबूत करने के लिए भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच बनाया है। साथी मित्रों, आपने देखा होगा कि गांधी जी की वजह से हमारे देश में जो 52% पश्चात वर्ग है, ये लोगों को आजादी के बाद भी भागीदारी नहीं मिली। संविधान में प्रावधान होते हुए भी ब्राह्मणवादियों ने जमकर विरोध करके भागीदारी देने के इनकार करते रहे। साथियों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से पहले संसद का चुनाव में प्रचार प्रसार करते रहे और जाहिर सभाओं में, मीटिंगों में कहते रहे कि मैं ओबीसी हूं, मैं बैकवर्ड हूं, मैं पश्चात वर्ग का एक बेटा हूं, मुझे वोट देना चाहिए। हमारे भोले भाले लोग चुगल में फंस गए और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट दिया था। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और बेरोजगार दिवस भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग को, बैकवर्ड क्लास के विरोध में पहले फैसला लिया। नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं होगी, गिनती नहीं होगी। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। अगर जाति आधारित गिनती नहीं होगी तो अधिकारों के लिए बजट कैसा होगा, अधिकार कैसे मिलेगा। दूसरा फैसला लिया, जब 314 ओबीसी के बच्चे, 314 ओबीसी के नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, होनहार बच्चे, बुद्धिजीवी बच्चे आईएएस, आईआरएस, आईएफएस पास हो गए थे, उनकी लिस्ट रद्द कर दी थी और पूरा उसका भविष्य बिगाड़ दिया था। नंबर 3, ओबीसी के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया था। साथियों, चौथा फैसला,
ओबीसी का कमीशन पहले बना था, ये कमीशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रद्द कर दिया था और 5 साल में लगातार लाखों सरकारी सेक्टर कंपनियां निजीकरण कर दिया। करोड़ों नौजवान ओबीसी के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, लघुमती सिख मुसलमानों के बच्चे बेकार, बर्बाद और तबाह कर दिया है। तो साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री था। उसी समय जो गुजरात के जो घांची लोग हैं, तेल निकालने वाले, ये बहुत संख्या में कम है ये जाति, और समाज से भी, एक दूसरे समाज से भी बहुत दूर है। ये तेल का धंधा करते हैं, निकालते हैं, ऐसे लोगों को ही ट्रेन करते हैं। वर्ण व्यवस्थावादी लोग ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं और सामने रखकर समाज का नुकसान करवाते हैं। तो 2001 में ओबीसी में ये टेली जाति, मतलब घांची जाति, तेल निकालने वाली जातियों को ओबीसी में शामिल किया था गुजरात में। यही नरेंद्र मोदी है। ये शरीर से हमारा हो सकता है ओबीसी, लेकिन दिमाग हमारा नहीं है। दिमाग पर जो ट्रेन बेस, पूरा ट्रेन परिपक्व बनाकर ये छोड़ा है, दिमाग हमारा दुश्मनों के नियंत्रण में है, उसी आधार पर काम करते। अभी अभी देखो, बता रहा है कि चाइना ने दोबारा 1962 के बाद अभी दोबारा हजारों किलोमीटर, हमारे जो गडरिया लोग रहते हैं डूंगरों पर, पहाड़ों में आदिवासी लोग रहते हैं, ये हजारों किलोमीटर जबरन कब्जे कर लिया है। और नरेंद्र मोदी जी दिन ब दिन नीति आयोग को बिठाकर, नाणा मंत्री को बिठाकर, कौन सी सरकारी सेक्टर निजीकरण करना है, किसको प्राइवेट करना है, अभी अभी 26 कंपनियां प्राइवेट करने के लिए ऐलान कर दिया है, उसमें लगे हुए। और दूसरी साइड चाइना हजारों किलोमीटर कब्जे कर लिया है, सरहद पर फायरिंग हो रही है। तो ये कैसे राष्ट्रवादी लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और सारा राष्ट्रीय मीडिया, गोडी मीडिया चुप है। ये डाइवर्ट करने के लिए हमारे जो 95% लोग इस देश में जो मूल निवासी लोग हैं, उसको मूल समस्या से ध्यान हटाने के लिए कभी कंगना रनावट, कभी महाराष्ट्र का राजकीय पॉलिटिक्स, कभी रीना, तो कभी सुशांत राजपूत, यही चैनल पर 24 घंटे आमने सामने विवाद करते रहते हैं। साथियों, इस देश में जिसकी जनसंख्या 52% है, करीबन 70 करोड़ लोग हैं इस देश, 70-75 करोड़ है, उसके पास न तो ज्यादा जमीन है। आजादी के बाद जो थोड़ा व्यापार मिला था, मौका मिला था व्यापार करने में, धंधा करने में मौका मिला था, वो तो जीएसटी की वजह से, नोटबंदी वजह से पूरा बर्बाद और तबाह हो गया। बाकी रहा शिक्षा का निजीकरण। जो भारतीय रेल, अभी अदानी रेल, अंबानी रेल चल रही, करने के लिए प्लान बदल रहा है। ये एक जीवन रेखा है जीने के लिए। ये जीवन के लिए
एक हमारा आशीर्वाद संबंध है भारतीय रेल। ये रेल बेचने के लिए धीरे धीरे प्राइवेट रेलगाड़ियों चलाने का योजना बना रहा है। एयरफोर्स बेच दिया है। हमारी LIC लाइफ इंश्योरेंस जो सभी वर्ग के लिए, इवन ब्राह्मणों के भी लिए, सभी वर्गों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी हमारे कुटुंब में, फैमिली में आशीर्वाद रूप है। आशीर्वाद रूप है। उसको भी लगभग 25-30% कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, प्राइवेट में दे दिया है। ऐसी स्थिति में साथियों, आज देश में रामास्वामी पेरियर जी जो पोता खुद की जो वैभव, सारी संपत्ति समाज के लिए योगदान दे दिया था। पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी थी। और रामास्वामी पेरियर की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान में हक अधिकार देने के लिए उसी समय सपोर्ट मिला था। ऐसे रामास्वामी पेरियर का नाम सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा बाल खड़े हो जाते हैं और हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में समाज के लिए ऊर्जा आ जाती है। साथियों, एक बहुत सोचने वाली बात है, उसी समय उत्तर भारत का, बिहार का जगदेव बाबू प्रसाद, उत्तर प्रदेश का ललय सिंह यादव, ये तीनों मिल जाते तो अगर रामास्वामी पेरियर जी साउथ भारत का, उत्तर भारत का, बिहार का जगदेव बाबू प्रसाद जी और उत्तर प्रदेश का ललय सिंह यादव उसी समय एक साथ तीनों मिल जाते तो क्या होता इस देश का। हमारा सभी मूल निवासियों का भविष्य आज समृद्ध, सभी देशों से आगे होता हम, लेकिन हमारे लोगों में आज भी अभाव है। एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे से कोऑपरेशन में रहना, ये अभाव है। इसीलिए हम जिस तरीके से हमको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आपको मैं अभी वर्तमान में देश में जो हमारे खिलाफ जो घटना घटित हो रही है, हर प्रकार की घटना हो रही, हमारी कोई सुरक्षा रही नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने, मैंने कहा था कि 1999 में बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में, समापन में ये कहा था कि हमें ऐसे लोगों के साथ लड़ना है जो लोग गलत बातों को सही ठहराने के लिए अपना इतिहास बदल रहे, गलत बातों को सही ठहराने के लिए अपना इतिहास बदल रहे। मैं इसलिए लालू प्रसाद जी को याद करता हूं कि जब मंडल कमीशन के विरोध में समग्र भारत में कोई तैयार नहीं था, जब 1992 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल पंच लागू किया था, उसी समय ब्राह्मणवादी लोग पश्चात वर्गों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, मंडल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में
ब्राह्मणवादियों के सामने लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद जी ने लड़ने का निर्णय किया तो कोई वकील नहीं मिल रहा था। कोई सवर्ण वकील मंडल के समर्थन में लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी जनसंख्या इस देश में 75-80 करोड़ है, और कोई वकील नहीं मिल रहा था लड़ने के लिए। उसी समय बहुत मुश्किल से राम जेठमलानी को तैयार किया था। राम जेठमलानी को अनुभव तो क्रिमिनल एक्सपर्ट था, वो तो उसका कोई ये तो अनुभव था नहीं उसके बारे में। फिर भी लालू प्रसाद जी ने बहुत विनती रिक्वेस्ट करके निवेदन करके उसको केस लड़ने के लिए कहा था। ये लालू प्रसाद जी है, चाहे कितनी कमियां खामियां क्या न हो, लेकिन ओबीसी के बारे में, आरक्षण के बारे में, एसटी एससीओ के बारे में, माइनॉरिटियों के बारे में और हर हमेश के लिए आगे रहता है। और आज ये जेल में है। प्रज्ञा ठाकुर जेल के बाहर है। जब सीबीआई में घमासान हुआ, सीबीआई में जो घमासान हुआ, तो सीबीआई ने अंदर ये कहा, बड़ाओं ने कहा ये कि लालू प्रसाद को गलत तरीके से जेल में डाला है। फिर भी हमारे लोग लालू प्रसाद की ऐसी संकट घड़ी में उसको मिलना चाहिए। काशीराम मिलने के लिए गया था। जब षड्यंत्र के तहत अटल बिहारी ने जेल में डाला था, तो काशीराम साहब मिलने के लिए गया था उसको जेल में। अटल बिहारी को मालूम पड़ा कि वो तो मुश्किल वाला मामला है, दूसरे दिन जेल से रिहा कर दिया था। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि बाबू जगदेव प्रसाद जी, ललित सिंह यादव जी और रामास्वामी पेरियर जी समकालीन थे। उसी समय अगर इस देश में एक दूसरे से मिल जाते तो, उस समय दुविधा था, इस समय दुविधा थी, संसाधन नहीं था, तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अभी लालू प्रसाद जी को जेल में मिलना, अगर नहीं मिलने दे जाता है तो क्यों नहीं मिलने दिया जाता है? अगर लालू प्रसाद जी को कुछ होता है तो जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, और सरकार पर नियंत्रण किसका है तो सारे हम लोग जानते हैं। बात यह है, इसीलिए रामास्वामी पेरियर का जो संदेश है, जीवन के आखिरी श्वास तक, लगभग 95 इयर्स वो जीवित रहे थे। पूरी जिंदगी तन मन धन सारी संपत्ति समाज के लिए अर्पण कर दी थी और काम किया था। उसी में से प्रेरणा लेकर आज हमारे देश में जो निष्ठावान ईमानदार बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के प्रति चिंता करने वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध हो कटिबद्ध है, ऐसे लोगों को मैं अनुरोध करता हूं कि आज रामास्वामी पेरियार की 142 की जन्म जयंती के दिन प्रण लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि ऐसा पवित्र जन्मदिन के मौके पर ऐसे महामानव की प्रेरणा लेकर हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज को, हमारे समग्र मूल निवासियों को मुक्त करने के लिए तन मन धन से प्रयास करेंगे और जीते जी हमारे लोग जो बचे हुए हैं सही मायने में समाज के लिए
निष्ठापूर्वक, नियत पूर्वक, ईमानदारी के साथ काम करते हैं देश भर में, ऐसे लोगों को साथ सहयोग देकर हमारे परिवार को मुक्त करने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। आज मैं रामास्वामी पेरियर जी को दोबारा सत सत नमन करता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि जल्द से जल्द हमारा समाज को अधिकार मिले, संविधान का अमल हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने खूब सारी जानकारी दी। तो अभी हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जय मूल निवासी, जय भारत। 24 सितंबर साथियों, 20 सितंबर नारायण गुरु का परिनिर्वाण दिन है, स्मृति दिन है। और 23 सितंबर गुजरात बड़ौदा में ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहेब का घर से सारा बिस्तरा पोटला बाहर निकाल दिया था। उसी समय बाग में बैठकर रोते रोते एक संकल्प किया था 23 सितंबर। और 24 सितंबर पुनः धिक्कार दिवस है। तो हम इस मौके पर भी हम आपके सामने आएंगे। आप अवश्य अब तक कीमती समय निकालकर वो दिन सुनेंगे, ऐसी आशा और विश्वास रखता हूं। और 28 तारीख को दिनांक के दिन शहीद भगत सिंह का भी जन्मदिन है, तो ये बात भी हम रखेंगे। धन्यवाद।